नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की ही बड़ी खबर के साथ। औरंगजेब की कब्र से पनपे विवाद ने नागपुर में हिंसा का रूप ले लिया है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है, आरोपियों की पहचान की जा रही है, शांति बहाल करने के लिए रूट मार्च किया जा रहा है, साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है। नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंदर सिंघल ने बात की हमारे सहयोगी पारस दामा से। महाराष्ट्र के मध्य नागपुर में हुई हिंसा के बाद नागपुर पुलिस पूर्ण तरीके से सतर्क है और फ्लैग मार्च कर रही है लगातार। इस मामले में महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सर हमारे साथ हैं। सर, जो घटना हुई वो बेहद ही दुखद घटना थी। इस मामले में कहां तक जांच जो है वो हमारी पहुंची है? हम लोगों ने तकरीबन 50 लोगों को इस मामले में डिटेन किया है। सर, क्या चीज़ें जो हैं वो सामने खुल के आई हैं? इसमें ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों को हम लोग पकड़ रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो केस में इन्वॉल्व हैं और जिस तरह से वो इन्वॉल्व हैं, उनका जो भाग था उसमें पार्टिसिपेशन था, उस हिसाब से हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे भी जो इसमें सामने नज़र आते हैं उन लोगों को जो धाराएं लगाई हैं उस आधार पे आगे कार्रवाई करते रहेंगे। अब तक कितने लोगों को इस मामले में डिटेन किया है और सर गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं इस मामले में या नहीं? जैसे मैंने बताया कि लगभग 50 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है और क्योंकि 5 केसेस इसमें दाखिल हुए हैं, उन 5 केसेस में अलग अलग इसमें लोग हैं, उन सब के ऊपर आगे कार्रवाई होगी। सर, नागपुर के कई इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। आप अभी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूर्ण तरीके से सज्ज करने की कोशिश की जा रही है। सर, किस तरीके के और चीज़ें जो हैं वो नागपुर पुलिस द्वारा की जा रही हैं कि ऐसी अप्रिय घटना फिर से ना घटे? जैसे आप देख रहे हैं, ये है हमारे जो बंदोबस्त में जो फिक्स पॉइंट्स हैं वो लगे हुए हैं। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे नो ट्रैफिक जोन हमने क्रिएट किए हैं ताकि कोई भी लोग वहाँ पे फ्रीली घूम के किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचाए या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचाए, उस तरीके से हमारी कार्रवाई चले। सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि आज विधानसभा जो बजट सत्र चल रहा है मुंबई में, उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है और उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ये साजिदाना तौर पर किया गया था, इसमें कोई साजिश जो है वो सामने आ रही है। सर, आपकी जाँच में ऐसी कोई चीज़ें सामने आई हैं अब तक जितनी आपने जाँच की? ये चीज़ हम लोग उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कौन इसमें था इन्वॉल्व, कैसे इन्वॉल्व था और वो उसकी एविडेंस जो है वो उस एविडेंस के आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कर्फ्यू कितने टाइम तक रहेगा? यही हम असेस कर रहे हैं कि कैसी सिचुएशन है। जब हमको लगेगा कि अभी कुछ इशू नहीं है उस टाइम पे हम लोग खोल देंगे। एक एक तस्वीर दिल दहला देने वाली है। एक एक तस्वीर उपद्रवियों की पोल खोलने वाली है। एक तरफ उपद्रवियों का सैलाब उमड़ा तो दूसरी तरफ कुछ उपद्रवी सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा थे। गाड़ियां तोड़ी, पत्थरबाजी, लाठी डंडों से हमला, जमकर उत्पात, आगजनी, उपद्रवियों को खदेड़ती पुलिस, पुलिसकर्मी पर हमला, दोपहिया गाड़ियों को फूंका। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन 8 तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो उपद्रवियों का ये उत्पात आपके सीने को भी सुलगा देगा। किसी ने गाड़ियों को तोड़ डाला तो किसी ने लाठी डंडों से जमकर उत्पात मचाया, किसी ने पत्थरबाजी करके पूरे इलाके में हाहाकार मचा दिया तो किसी ने दोपहिया वाहनों को कतार से फूंक डाला। औरंगजेब की कब्र पर मचे सियासी घमासान के बीच जैसे ही हिंसा की खबरें आईं, एनडीटीवी के रिपोर्टर्स ने सबसे पहले आगे बढ़कर ये खबर आप तक पहुंचाई। कई तस्वीरें सोमवार को एनडीटीवी पहले ही दिखा चुका है, तो रह रहकर नागपुर में मचे उत्पात की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
ग्राउंड जीरो पर रौनक, ग्राउंड जीरो पर प्रवीण, ग्राउंड जीरो पर संजय। नागपुर हिंसा पर एक तरफ सियासी घमासान है तो दूसरी तरफ एनडीटीवी रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं और पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीटीवी लगातार मौके पर है और मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत भी कर रहा है। सुनियोजित है ये, ऐसा एक दिन का ये विषय नहीं है, सुनियोजित है। ये लोग डरे सहमे हुए हैं। कल यदि हमारे हिंदुत्ववादी लोग नहीं आते तो क्या होता मालूम नहीं। 100 के आसपास होंगे। बहुत यानी नाली के वो जो बड़ा वाला नाला है वहाँ से आए थे और कुछ लोग सामने से रास्ते से आए थे और उनके पास बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी और पत्थर थे बहुत सारे और पेट्रोल की बोतल भी थी उनके पास। वो जैसे आए दरवाजे को लात भी मारी उन्होंने, बहुत बार लातें मारी कि दरवाज़ा खुल जाए और गाड़ी भी फोड़ी और कूलर हमारा सामने तक ला लिया था रास्ते पर और हमारे खिड़की के यहाँ से कांच और पत्थर दोनों फेंके थे उन्होंने। वो क्या घोषणाएं दे रहे थे? क्या अनुभव बताइए आपका? ये काफ़ी कठिन अनुभव है, पर ये अनुभव बताइए, वो क्या घोषणाएं दे रहे थे? हम लोग हमारे इसमें थे, डरे हुए थे, तो हमने उनके घोषणा की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो कुछ तो भी उनके ही इसमें कुछ तो भी बोल रहे थे, जय जिहाद ऐसे कुछ तो भी था। वो ठीक से नहीं प्रॉपर नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। एक तो घर में नागपुर हिंसा के बाद पुलिस लगातार एक्शन में है और अब तक करीब 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। औरंगजेब की कब्र पर हिंसा क्यों? नागपुर में अचानक कैसे भड़की हिंसा? आपको पहले से मालूम है कि औरंगजेब पर विवाद पहले से ही चला रहा है, लेकिन सोमवार को औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक दक्षिणपंथी संगठन के विरोध प्रदर्शन के दौरान धर्मग्रंथ जलाए जाने की अफवाह फैल गई। इस खबर के बाद मध्य नागपुर में हिंसा भड़क गई और ये तस्वीरें सामने आने लगी। सरकार ने शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है, जबकि किसी भी तरह की अफवाह को न मानने को भी कहा गया है। सरकार ने शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए कहा है, जबकि किसी भी तरह की अफवाह को न मानने की अपील की गई है। रौनक कुकड़े, प्रवीण, संजय के साथ नागपुर से पारस, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 44 साल पहले हुए दलितों के नरसंहार मामले में अब जाकर न्याय मिला है। तीनों दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 1981 में 24 दलितों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। न्यायिक प्रक्रिया की देरी के बावजूद साल 1981 के दिहुली नरसंहार मामले में आज दोषियों को सजा सुना दी गई। 17 आरोपियों में से 13 की पहले ही मौत हो चुकी है। बाकी बचे आरोपियों में 3 को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। न्यायालय के द्वारा रामसेवक कप्तान और रामपाल को फांसी की सजा दी गई है और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। किस तरीके का ये नरसंहार था? इसमें 24 दलितों की हत्या हुई थी, क्योंकि ये स्टोरी में आया था कि रामपाल, राधे और संतोष के गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे। उसमें ये दिहुली के लोग जो थे, ये लोग गवाह बन गए थे, जो दलित लोग थे। उसी के पीछे खुन्नस खाते हुए इनकी हत्या करी गई। दिहुली गांव साल 1981 में फिरोजाबाद जिले में आता था। 18 नवंबर साल 1981 को शाम करीब 5 बजे हथियारबंद बदमाशों ने गांव में घुसकर अनुसूचित जाति के बस्ती में हमला बोल दिया। 3 घंटे तक फायरिंग चली। 23 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य की अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई थी। पहले सन 83 में पत्रावली यहाँ थी, फिर 84 में यहाँ से हाईकोर्ट के आदेश से लोअर कोर्ट इलाहाबाद के लिए भेज दी गई थी। उसके बाद वहाँ उसका ट्रायल हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैनपुरी में इसका जुरिडिक्शन था, तो फिर वहाँ से जजमेंट के लिए यहाँ आई। सजा के अलावा कोई और रुपए की 50-50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। 18 नवंबर 1981 का वो दिन यूपी के इतिहास के काले दिनों में गिना जाता है। इस तारीख को दिहुली गांव की अनुसूचित जाति की बस्ती में दबंगों ने हमला बोल दिया था। पुरुषों, महिलाओं के अलावा बच्चों को भी निशाना बनाया गया। इस नरसंहार में कुल 24 दलितों की हत्या कर दी गई थी। और अगली खबर आपको गुरुग्राम से दिखाते हैं, जहां बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
2 लोग इस फायरिंग में घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। और सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़कों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में एक अहम बदलाव किया है। अगर किसी से ली गई जमीन का इस्तेमाल 5 साल तक न हुआ हो तो उसे जमीन मालिक को वापस करना होगा। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के मौजूदा कानून में बदलाव की तैयारी चल रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय कुछ अहम संशोधनों पर विचार कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ली गई जमीन अगर 5 साल तक इस्तेमाल नहीं की गई तो उसे शर्तों के साथ वापस करना होगा। जमीन के लिए मुआवजे की राशि को नोटिफिकेशन के 3 महीने तक चुनौती दी जा सकेगी और सक्षम अधिकारी को ऐसे मामलों में 6 महीने के भीतर फैसला करना होगा। नेशनल हाईवेज का निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स की एपेक्स संस्था नेशनल हाईवेज बिल्डर फेडरेशन ने सरकार की पहल का स्वागत किया है। फेडरेशन के डायरेक्टर जनरल पीसी ग्रोवर ने एनडीटीवी से कहा कि इससे जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवादों को दूर करने में मदद मिलेगी। उधर सरकार की इस पहल के बाद जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। किसानों के इंटरेस्ट में है, अब किसी पर्पस की बात करके जमीन ले लीजिए और उसके बाद उस पर्पस का में यूज नहीं करके ऐसे ही उस जमीन को रखे रहिए या कोई और यूज कीजिए। तो यह तो अच्छा है कि किसान अगर देता है तो जिस बात के लिए वो देता है उसमें यूज हो, नहीं तो फिर वापस हो जाएगा। अच्छी बात है। जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार उसमें 2 प्राविधान उचित नहीं। एक तो अगर आपने 3 महीने के अंदर मुआवजे की नहीं कर ली तो फिर उसके बाद अब टाइम आउट हो जाएगा। तो बहुत से लोगों को तो पता नहीं लगेगा तब तक कि उनकी ज़मीन अधिकृत हुई है कि नहीं हुई है। और फिर तमाम शर्तें जो लगाई हैं उसे वापस करने की, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपने काम नहीं इस्तेमाल किया है तो उसको वापस करिए, कंपनसेशन के साथ वापस करिए, कुछ दे के वापस करिए। खैर ये तो विस्तृत रूप से जब उसको सामने आएगा चर्चा करेंगे। देश भर में पिछले कुछ सालों में तेजी से हाईवे और एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इनमें कुछ मामलों में मुआवजे को लेकर विवाद चल रहा है। बिहार के जहानाबाद जिले में NH-22 के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा न मिलने से तकरीबन 400 किसान परेशान हैं। एनडीटीवी को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और शिवपुरी में भी ऐसे सैकड़ों परेशान किसान मिले। अब उम्मीद है कि इस नई पहल से भविष्य में ऐसे जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवादों से बचने में मदद मिलेगी। यह नियम किसान के हित में है और हम किसान इस नियम का स्वागत करेंगे, बशर्ते कि इस नियम को अच्छा सा पालन किया जाए। 20-60 मीटर में रोड बनाया और 60 मीटर लेफ्ट राइट दोनों तरफ खाली है। 5 साल तक अगर काम नहीं होगा अधिग्रहित भूमि पे तो वो वापस कर दी जाएगी। हाँ, तो रोडा तो बना ही लिया 60 मीटर में, 60 मीटर दाएं 60 मीटर बाएं, जो खाली उसको तो वापस कर दिया जाए, सरकार वापस कर दे। मेरा जमीन आज से 10 साल पहले अधिग्रहण किया गया है और अभी तक हम लोग कोर्ट कचहरी दौड़ते थक चुके हैं। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, भूखे प्यासे मरते हैं और हम लोग के अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। हम लोग नए नियम का स्वागत करते हैं, लेकिन जहाँ काम हम लोग के 5 साल से ज़्यादा ऊपर लगा है, हम लोग की ज़मीन वापस किया जाए। और लेकिन अब तो सड़क बन गई तो हम लोग को उचित मुआवजा जो आवासीय का दर से दिया जाए। मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रयास है और किसानों की जानकारी भी देनी चाहिए। आप बता रहे पोर्टल जारी कर रही है तो बहुत ही अच्छा काम हुआ। किसान को पता चलना चाहिए भाई मेरी ज़मीन है हाईवे के पास में जा रही है कि नहीं जा रही है, और अगर जा रही है तो ठीक है, नहीं जा रही है तो मुझे मेरी ज़मीन वापस मिल रही है। सरकार ने ये कदम अच्छा उठाया है कि ज़मीन जब तक फाइनल नहीं होती है या मुआवजा नहीं मिलता है या गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पाती, खेती हम कर सकते हैं उसको। और जो विंडो ओपन किया है, विंडो से भी हम लोग सहमत है। हमें पता चलेगा हमारे एरिया में ये लाइन है, तो सहमत है, सराहनीय कार्य है सरकार का। मेरा मानना है कि सरकार ने ऐसा सोचा है तो कुछ किसानों के भले के लिए सोचा होगा। यूज़ ना होने पे ज़मीन वापस खेती पे यूज़ होती है तो भारत के लिए अच्छी बात है, किसानों के लिए भी अच्छी बात है। जो किसानों को जो रकम मिलना चाहिए 5 साल के हिसाब से सफिशेंट दे तो किसान अपनी ज़मीन लीज में देने को तैयार हो जाएगा।
देखना होगा सरकार कितनी जल्दी नेशनल हाईवेज एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव पर आगे बढ़ती है। छिंदवाड़ा से शाश्वत शर्मा और शिवपुरी से अतुल गौड़ के साथ दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। जी, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत की, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों नेता इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि जो एनर्जी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है और जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर युद्ध विराम लागू हो, यानी कि ऐसे संयंत्रों पर, ऐसे ठिकानों पर हमले ना हो। और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी सहमति बनी है कि ब्लैक सी में जो है वो सीज फायर हो, यानी काले सागर की तरफ से जो हमला होता है रूस की तरफ से, या फिर जो यूक्रेन रिटेलिएट करता है उस पर भी जो है वो रोक लगे और इसके बाद आगे एक जो स्थायी युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो जो राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बीच की बातचीत हुई, उसका लबो-लुबाब यह है कि दोनों ही नेताओं ने इस बात को लेकर सहमति जताई है कि 30 दिनों का जो अंतरिम सीज फायर है उस पर बात आगे बढ़े। जिस तरह के डिटेल्स अब तक सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक हम अपने दर्शकों को रियल टाइम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहा जा रहा है दोनों ही नेताओं के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है कि जो 30 दिनों का जो सीज फायर है वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ना हो, इस बात को लेकर पुतिन सहमत हुए हैं। ये क्रेमलिन की तरफ से दिया गया बयान है। दूसरा ये है कि जो बहुत जल्दी ही एक जो सीज फायर को लेकर टॉक्स है वो मध्य पूर्व के देश में जैसे कि सऊदी अरब में हो रहा था उसको आगे बढ़ाया जाए, और ट्रंप पुतिन जो हैं वो दोनों एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सीज फायर को लेकर सहमत हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि इस बात पे लगातार निगाह बनी हुई थी कि किस तरीके से इस सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए, और ये भी माना जा रहा था कि क्या जिस तरह की शर्तें ट्रंप रख रहे हैं, पुतिन रख रहे हैं, क्या ट्रंप उससे सहमत होंगे, और वो सहमत होंगे तो क्या यूक्रेन और यूरोप के जो देश हैं उस बात को लेकर सहमत होंगे। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच इस बात को लेकर भी बातचीत हुई है कि अमेरिका और रूस के संबंधों में सुधार की जरूरत है और ये सुधार जल्द से जल्द हो, आपसी भरोसा बहाली की दिशा में बातचीत हो। साथ ही साथ जो पुतिन है उन्होंने कई तरह की शर्तें रखी हैं जिसके तहत वो सीज फायर पे बात आगे करेंगे। इस बात की भी जानकारी क्रेमलिन की तरफ से दी गई है, और ये भी कहा गया है कि पुतिन जो हैं वो उन तमाम रास्तों पर उन तमाम संभावनाओं को टटोलने के लिए तैयार हैं जिस रास्ते राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो एक अस्थायी शांति की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो अब तक बातें समझ में आई है, चाहे वो क्रेमलिन की तरफ से जो बयान आया हो या फिर जिस तरीके से व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि जो पुतिन है उन्होंने अपनी शर्तों में कमी नहीं की है, लेकिन जो कुछ सीज फायर है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पे उसके लिए तैयार हुए हैं। तो हम और आपके सामने जानकारी लेकर आएंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर होते हैं इस बड़ी खबर पर।